क्या ऐसे लगाएंगे आपको? यस, नमस्कार मित्रों। ये कल जो हमने पढ़ा है उसका ये टेस्ट है। ठीक है, अपनी कॉपी के लास्ट पन्ने पे आ जाइए फटाफट और इनको लिख लीजिए शब्दों को। पहले शब्दों को लिख लीजिए एक बार, और भी शब्द हैं। क्लास चेंज कैसे होगी आप लोगों की? अच्छा, ओके, फिर तो ठीक है। करिए इनको सॉल्व। कल जो हमने पढ़ा था उसका मैंने ये टेस्ट दिया है। जो भी देर से जुड़े हुए मेरे सभी विद्यार्थी हैं उन शब्दों को और करें इनको सॉल्व। ठीक है, यस, नमस्ते अंकुश जी। और भी जितने जुड़े हैं, विक्रम सिंह जी, बिल्कुल आप आलू के पराठे भेज रहे हो, शाबाश। आप भी खाओ और प्रश्नों को सरल करें फटाफट। तो जिसने कल क्लास नहीं ली है बस थोड़ी देर जारी रखें, जब मैं इनका उत्तर बताऊंगा तब समझें। बाकी के वीडियो कल क्लास नहीं लिए है उसका तो हम क्या कर सकते हैं। करिए इनको सरल फटाफट। देख, मैं कॉपी देखता हूँ आपकी।
अजय कहाँ से? बाड़मेर। ऐसा कोई है जो आज और एडमिशन लिया हो? कोई ऐसा तो नहीं? एक है। यार क्यों? कल क्लास ली? कल नहीं ली थी? क्यों, कहाँ थे? अच्छा ठीक है। आपने भी नहीं? कहाँ चले गए थे? अब तो रेगुलर है। अब तो नहीं पलटने? अच्छा। हम्म, हो गया। जिसको समझ में नहीं आ रहा है वो धैर्य रखे, पेशेंस रखे। इससे पहले वाली क्लास फ्री टाइम में देख लेना, समझ में आ जाएगा। और अब मैं इसको जब सरल करूंगा ना, तब थोड़ी देर के लिए देखना किस तरीके से हम इस नियम को पढ़ रहे हैं। हालांकि मैं इसका कल जो पढ़ाया उस नियम को एक बार बता जरूर दूंगा, ताकि आपको पता लगे कि इनका संधि विच्छेद किस तरीके से किया गया है। ठीक है, हो गया। शाबाश, बहुत अच्छा किया। बेटा, हाँ कोई नहीं। इसको चेक करना है कैसे ये कब आता था, जब यहाँ कौन सा वर्ण आता था। ठीक है ना, बाकी चलो ठीक है, चल रहा है। हो गया। शाबाश। पहले कहाँ एनसी में ली थी मेरे से? और बताएं किसने किया है? हो गए सबके? मैं सरल करूं? चलिए चलो, करो करो, फटाफट करिए। इससे बाहर कहीं प्रश्न नहीं है। जो कल पढ़ा है वो उदाहरण और इन उदाहरणों को 2-4 बार लिख लेना, पढ़ लेना। बस इससे रिलेटेड ही आएंगे क्वेश्चन, इससे ज्यादा गहराई में नहीं जाएंगे। बहुत ऐसे ऐसे शब्द लाए हो जो किसी किताब में भी नहीं मिलेंगे। बहुत से शब्द तो बहुत ढूंढ 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 करके लाए हो, यूं समझ लीजिए। हाँ, इससे इससे टफ पेपर कहाँ जाएगा? नहीं जाएगा। बाकी संस्कृत साहित्य में जाता है वो तो, आपके इतना है नहीं। और बहुत सौ के मीनिंग भी समझ में आएंगे आपको, कौन से शब्द ऐसे हैं
जिंदगी में कभी इतने ट नहीं देखे, उतने ट देखने पड़ रहे हमको, है ना। कुछ शब्द ऐसे भी होंगे, ये क्या भला भैया। हो गए। हाँ हाँ, नहीं आई, मैं मुझे पता बहुत सी चीजें ऐसी जिसको। हाँ, चलिए देखिए, अब मैं सोल्व करता हूँ। थोड़ा पेपर टफ तो है ना, कठिन है बहुत ज्यादा। हाँ, हवा नहीं लगी, पंखा चालू करो। खैर छोड़िए, अब आप थोड़ा लिखना बंद कर दो, समझिए। जो कल नहीं थे आज आए हैं, और जिन्होंने कोई किसी कारणवश कोई बीमार था या जिसने क्लास अटेंड नहीं की थी, मैं एक बार उस नियम पर वापस आ रहा हूँ। क्या था, ये उसी नियम का टेस्ट है। नियम यह था कि लेफ्ट हैंड साइड में त हो या लेफ्ट हैंड साइड में द हो, ठीक है। उसके बाद विशिष्ट प्रकार के हमारे 8 वर्ण थे। कितने वर्ण थे? 8। जैसे एक हमारा च, फिर उसके बाद छ, फिर ज, फिर ट, फिर ड, फिर ल, फिर ह और फिर श। इस तरीके से ये विशिष्ट 8 वर्ण कल मैंने पूरे गहराई के साथ पढ़ाया था। नियम क्या कह रहा था कि त और द, इसका मतलब ये है, ये कल किसी ने एक सवाल भी किया था कि सर हम कैसे पता लगाएं कि इसमें त है इसमें द है। तो शब्दों से परिचित तो हमें होना ही पड़ेगा। हमें पता है जगत में त आता है, विद्युत में त आता है। क्यों पता है? क्योंकि इस शब्द को हमने पढ़ा है, बस इतना ही है। अब जो आज मैं कुछ नए शब्द आपको अभी पढ़ाऊंगा, ये देखो बहुत सारे ऐसे शब्द जहां आप सीखोगे। अभी अभी पहले आपने नहीं पढ़ा, लेकिन आज पढ़ लोगे तो आप परिचित हो जाओगे। बस इसमें यही है कि शब्दों को अपने जीवन में उतारें, उसको उसके साथ दोस्ती कर लें, तो ऑटोमेटिक ही ये अपन सीख जाएंगे। अब नियम क्या था कि त और द के बाद कौन आ जाए? च। तो इसमें ये होता है कि त और द जो है वो तो बदल जाएंगे आपके च में, और ये जो च है वो च ही रहता, ठीक है। और इसका एक उदाहरण मैंने आपको पढ़ाया था, उद प्लस चारण, और क्या बन गया? उच्चारण। ये उच्चारण बन गया, ठीक है। तो उच्चारण बन गया क्यों? क्योंकि द के बाद च आ रहा है, या त के बाद भी आएगा तब भी इस च के प्रभाव से वो किस में बदल जाएगा? च में। इसी प्रकार से त द के बाद छ आ जाए तो च और ये छ, ये परिणाम हमको मिलेगा। त द के बाद अगर ज आ जाए तो ये किस में मिलेगा? ज, और ये ज में, इस तरीके का। और इसमें ट और ट में ये परिणाम हमको मिलेगा। इसमें ड और ड, इस तरीके से। इसमें ये ल और ये ल। अब यहां एक बात देखो, ये लेफ्ट हैंड साइड में, राइट हैंड साइड में च नहीं बदला, ये राइट हैंड साइड में छ नहीं बदला, ये ज नहीं बदला, ये ट नहीं बदला, ये ड ये भी नहीं बदला, ये ल ही रह रहा। लेकिन यहां आने के बाद परिवर्तन होता है। यहां पर त तो बदलेगा द में, और ह जो होता है वो बदल जाता है ध में, ये ध्यान रखना। और यहां पर ये भी बदलता है, ये च और छ में। और ये भी कहा देखो, दो एक जैसे दो परिणाम, च छ च छ। तो कब संधि विच्छेद श से करना है, कब संधि विच्छेद छ से करना है, ये शब्द का अर्थ बताएगा। चलिए अब थोड़ा इस पर बात करते, जो शब्द दिया है। पहला जो शब्द दिया है, ये एक जीके का प्रश्न भी है। जो संस्कृत साहित्य पढ़ता है उसके लिए तो ये सबसे इंपॉर्टेंट है। मृच कटिक, वैसे ये शब्द संस्कृत का है, और संस्कृत के शब्दों में ज्यादातर इस तरीके की हमें ध्वनि मिलती है। और जैसे स्वागत हम बोलते हैं तो संस्कृत में बोलते हैं स्वागतम, बस। तो वहां मृच कटिकम है, और ये एक शूद्रक की रचना है। शूद्रक एक राइटर हुआ, उसने एक रचना लिखी जिसका नाम था मृच कटिकम। मृच कटिकम शब्द जो बना है वो मृत प्लस शक्तिक से बना है। इसका अर्थ होता है मिट्टी की बैलगाड़ी। इस मृच कटिकम का हिंदी अर्थ क्या होता है? मिट्टी की बैलगाड़ी। ये ध्यान, बहुत अच्छा पाठ है ये, कक्षा 12 में और 11 में इसके अंश हैं संस्कृत साहित्य में। खैर अब ये तो हमारे दिया ही नहीं है, तो इस पर अपन बात करेंगे नहीं, ठीक है। और यहाँ आ रहा मृच कटिक। तो अब यहाँ बात आएगी, तो यहाँ हमें लिखना है मृत। मृत का अर्थ है मिट्टी। मृत का मतलब क्या होता है? मिट्टी। इसी से मृदा बना हुआ है।
ठीक है ना, वो त द में बदल गया। तो फिलहाल हमें इतना समझना है कि मृत का मतलब होता है मिट्टी, एक मृत पूरा होता है। बताओ इसका मतलब क्या है? ये मरे हुए को कहते हैं मृत, मरा है, मृत मरना है उसको कहेंगे हम। तो ये मृत व्यक्ति है, मरा हुआ व्यक्ति है। ठीक है, स्पीकर के ओके, चलिए। तो मृत, अब यहां हम बात करेंगे शकटिक, शकटिक। ठीक है, तो शकट कहते हैं बैलगाड़ी को, बैलगाड़ी जानते हो, उसको शकट कहा जाता है। तो अब नियमानुसार देखो, त के बाद श आ रहा है, तो त किस में बदल गया? च में। और ये श किस में बदल गया? च। ये परीक्षा में पूछने योग्य है, इसलिए इसको वेरी इंपॉर्टेंट लगा लेना। मृत शकटिक, सॉरी सक, हाँ शक लिखना, सॉरी मैंने गलती कर दिया है, शकटिक करना आपको। ठीक है, शकटिक। अगला देखिए, ये बहुत अच्छा शब्द है, ये आपको पूछेंगे एक वाक्यांश में। किसमें पूछेंगे? एक वाक्यांश में पूछेंगे। उस श्रृंखल का मीनिंग क्या होता है? उस श्रृंखल का मीनिंग वो होता है जिसे नियमों में बांधा न जा सके, जिसे नियमों में बांधा नहीं जा सके, जो स्वतंत्र हो। 2012 में, 2011 अप्रैल में शायद रॉयल इंस्टीट्यूट ओपन हुआ था। 2012 में मैं यहाँ क्लास पढ़ाने के लिए आया, लेकिन मैं नियमों में बंधा नहीं, तो मैंने क्लासें ली नहीं। काफी समय बाद पुनः मुझे वापस बुलाया गया, सर आप क्लास लीजिए। तो मैं, मेरी और इनके साथ जो बात हुई, मैं भी टाइम जो होगा उसके अकॉर्डिंग आ पाऊंगा, बाकी मैं बंधन में काम नहीं करूंगा। ठीक है, अपन को बच्चों से पढ़ाना है, मैं पढ़ा रहा हूँ आराम से। तो कोई कोई चीज ऐसी होती है जो स्वतंत्र होता है, जिसको आप बांध नहीं सकते हो। ठीक है ना। तो मुझे इस शब्द को लेकर के एक बहुत अच्छी पंक्ति याद है, शिव मंगल सिंह सुमन ने एक पंक्ति कही थी, उसमें इस शब्द का प्रयोग किया कि जीवन के कुसुमित उपवन में गुंजित मधुमय कण कण होगा, शैशव के कुल सपने होंगे, मदमाता सा यौवन होगा। यौवन की उस श्रृंखलता में, ये शब्द है, यौवन की उस श्रृंखलता में पथ भूल न जाना पथिक कही। जीवन के कुसुमित उपवन में गुंजित मधुमय कण कण होगा, इसकी पूरी व्याख्या अलग है, इस पर अपन कभी बात करेंगे। तो उस श्रृंखल जो नियमों में बंधा नहीं रहता है। अब यहां हमें क्या लिखना है? उद। और ये सबसे इंपॉर्टेंट तथ्य यहां है, गलती कहां होगी परीक्षा में? ये श, ये री, और ये आ रहा है श्रृंखल। श्रृंखल का अर्थ होता है श्रृंखला, बेड़ी, बंधन, साकल। गाय भैंस को बांधते नहीं बांधते, वो उसको कहते हैं। तो उद्दन श्रृंखल। किसी ने ऐसे श लिख दिया होगा, मैं आपको बताता हूं, ऐसा भी आपको मिलता है। आजकल राजस्थान पत्रिका वगैरह और जो अखबार वाले हैं, ये श्रृंखला लिखना आरंभ कर चुके हैं। ये ध्यान रखना, वास्तव में ये शुद्ध है, ये शुद्ध नहीं है। जैसे एक दिवसीय श्रृंखला हुई, क्रिकेट की प्रतियोगिता हुई वगैरह, तो ये इस पर हमें नहीं जाना, हमें यही राइट करना, उद्दंत श्रृंखल, और जो नियमों में बंधा न रहता हो उसके लिए कहा जाता है उस श्रृंखल। अगला देखो क्या लिखा है, यावत जीवन। हमें पता होना चाहिए। अब देखिए नया शब्द सीख रहे हो आप, ये है यावत। किसी ने सवाल किया सर क्या करें, तो या देखो दो हिंदी में संस्कृत से शब्द आए, यावत और तावत। यावत और तावत। तावत का मीनिंग होता है तब तक, यावत का मीनिंग होता है जब तक। कभी कभी आपने ये शब्द सुना होगा एक श्लोक के रूप में, यावत चंद्र दिवाकरो, जब तक इस धरती पर सूर्य और चंद्र है तब तक तुम्हारी कीर्ति रहेगी। यावत यानी जब तक, ठीक है। तो तावत यानी तब तक। तो यावत, और इधर क्या आ रहा है? जीवन। और इसका मतलब है जब तक जीवन है, इसको यूं कह सकते हो जब तक है जान। एक मूवी आई थी आपको पता है, जब तक है जान। अगर उस मूवी का नाम यावत जीवन होता तो बहुत को समझ में नहीं आता ये क्या है। तो कुछ चीजें ऐसी होती है। तो किस में बदलेगा? जा में। और ये ज कैसा है? पूरा, तो पूरा ही रहेगा। यावत जीवन, यावत धन जीवन, इस तरीके से। विपद जाल। अब यहां देखिए वापस हमें शब्द को समझना जरूरी है। ये है विपद। अब यहां त नहीं लगाना है, विपदा शब्द है, विपदा, ये विपद है। और विपद, विपदा के जाल में फंसा हुआ व्यक्ति, उसके ऊपर ये क्या कहलाएगा? विपद प्लस जाल, विपद जाल। मैं एक विपद जाल में फंस गया हूं, कल ही शादी की लुगाई भाग गई, है ना, बहुत से होता नहीं होता है,
हाँ, तो किसी की समस्या ऐसी हो जाती है, एक साथ समस्या आ जाती है, किसी के 5 उंगलियां घी में होती है और किसी के सर मुंडाते ओले पड़ जाते हैं, है ना, होता है। तो बहुत समस्या आ जाती है, विपदा के जाल में फंस जाता है, उसको कहते हैं विपद जाल। अगला देखिए क्या शब्द है, उच्छ्वास। शब्द को समझिए, उच्छ्वास। उच्छ्वास का मीनिंग क्या है? उच्छ्वास का मतलब होता है जब हम कोई श्वास ले रहे हैं और श्वास को छोड़ रहे हैं, वो हमारी सामान्य प्रक्रिया। लेकिन सांस को एक साथ पूरे प्रवाह के साथ छोड़ना, वो उच्छ्वास है। जैसे थैंक गॉड पेपर हो गया, होता नहीं होता? कई बार परीक्षा हो गई, बला टली, है ना, कई बार होता नहीं होता? ये इस तरीके से श्वास का झोंका एक साथ निकालना, उसको क्या कहते हैं? उच्छ्वास। तो हालांकि बहुत से नाटक उपन्यास में जैसे अंक हुआ करते, पहला अध्याय, दूसरा अध्याय, तीसरा अध्याय, तो कई बार संस्कृत के ग्रंथों में उच्छ्वास से भी कहा जाता है। मुझे याद आता है बाण भट्ट की आत्मकथा, एक हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचना है, उसमें प्रत्येक चैप्टर को उच्छ्वास से संबोधित किया गया है। कोई सर्ग कहता है, कोई राजसों में आप देखना, पहला सर्ग, दूसरा सर्ग, तो उस चैप्टर को भी के रूप में भी इसका प्रयोग किया जाता है। खैर, हमें इतना नहीं उलझना है, हमें तो लिखना है इसका उद धन श्वास, ये श्वास के बारे में। अब थोड़ा समझिए, ये श कैसा है? आधा। तो श किसमें बदला? छ में। और यहां नीचे कौन लगा है? इसलिए ये ध्यान रखना, एक एक छोटी छोटी बातें ध्यान रखनी है। अगर हलंत नहीं लगा तो आपका संधि विच्छेद गलत माना जाएगा। और इधर ये स आधा है, उद धन श्वास उच्छ्वास। अगला देखिए, वृहट टिप, कुछ भी नहीं करना था। ये त के बाद ट मैंने पढ़ा है ना, त किसमें बदलेगा? ट में। तो कुछ भी नहीं करना था, यहाँ व्री आधा ये ट, बाकी जैसा है वैसा का वैसा ही लिख लेना था। जिंदगी में पहली बार इतने ट हमने देखे होंगे, 1 2 3 4। वृहत टिप, देखो इसका मीनिंग बताता हूं। वृहत का अर्थ होता बड़ा, टिप कहते हैं टिड्डी, ग्रासोफर वो होता ना आपके, हाँ, वो अभी बीच में लास्ट ईयर टिड्डी दल आया था, फसल को चौपट कर लेता है, वो टिड्डी है। पापड़ी छोटी सी इतनी सी, लेकिन वो बड़ी टिड्डो होता है, टिड्डा भी होता है, तित्ती गोड़ो, एक ग्रीन कलर का होता है, कहते हैं ना। हाँ, हाँ, एक तो होती है फड़का छोटा सा, और कोई बड़ा होता है फड़का, बस ऐसे ही आप समझ गए होंगे। जो टिड्डी बहुत बड़ी है उसको वृहट टिप कहते हैं। बस कोई काम का शब्द नहीं है, ये खाली दिमाग की कसरत है पेपर में कि बड़ी टिड्डी को क्या कहोगे? वृहट टिप, बस ये है, और कोई काम का नहीं है, कि जिंदगी में कभी काम नहीं आएगा। खाली परीक्षा में कभी पूछ ले तो ठीक है, बाकी नहीं पूछेंगे। अगला है जगत डमरू, ये आ जाएगा जगत, और इधर आ जाएगा डमरू। कुछ नहीं करना, जगत डमरू, जगत रूपी डमरू, जगत डमरू, ये भी कहीं काम नहीं आने वाला। ये काम की बात है। उच्चास्त्र, कल याद करो मैंने एक सच्चास्त्र शब्द पढ़ाया था। जो शास्त्र में अच्छी बातें दे, अच्छी ज्ञान की बात सिखाए, वो सच्चास्त्र। लेकिन जो ग्रंथ, जो पुस्तक हमें अश्लील, जो हमें गंदी बात सिखाए, वो उच्चास्त्र कहलाता है, उसको कहते हैं उच्चास्त्र। तो यह आएगा उद धन शास्त्र, यह आएगा उद धन शास्त्र। अब देखिए, इससे दो बातें सीख रहे हो आप। अगर परीक्षा में सच्चास्त्र आए और उसका विलोम पूछे, एक ग्रंथ अच्छा है और एक ग्रंथ खराब है, यू समझ लेना। सचिव, कुछ नहीं करना है, ये आएगा सत, और इधर आ जाएगा शिव, क्योंकि शिव तो कोई शब्द नहीं होता। सत्यम शिवम सुंदरम आप पढ़ते हो तो शिव कल्याणकारी है, जो सत्य है वही शिव है, वही सुंदर है। तो सत धन शिव से क्या बनेगा? सत्य। और ये तो कल पढ़ाया था, श्रीमद शंकराचार्य से मच्छर चंद्र पढ़ाया था। तो इसमें क्या करना है, इसका उत्तर मैं इधर लिख देता हूं। देखिए इधर ये आएगा श्रीमत, और ये आ जाएगा शंकर, और इधर क्या है? आचार्य। तो देखिए ये त और ये श दोनों मिलेंगे तो ये श्रीमत छ, ऊपर आ जाएगी बिंदी, और ये आ की मात्रा, तो क्या बन जाएगा? श्रीमद शंकराचार्य। ये किस किसने लिखा है? शाबाश, सही है, बहुत बढ़िया।
सर हम द लिखें या त, कैसे अंतर करें? और कौन है ये? जयेंद्र जी। जयेंद्र जी मुझे बताओ। जयेंद्र जी मैं तो आपसे सवाल कर रहा हूं, मुझे इसका उत्तर बताओ। आप जगत लिखोगे कि जगत लिखोगे? मुझे फटाक से उत्तर बता दो। जगत लिखोगे या जगत लिखोगे अपनी जिंदगी में? और आप विद्युत लिखोगे या विद्युत लिखोगे? मुझे ये बताओ पहले, फिर हम आगे बात करते हैं आपकी समस्या का समाधान। तो ठीक है, आप तब तक इसके कमेंट करो कि क्या आप इन दोनों में से कौन सा लिखोगे। हाँ हाँ, बिल्कुल सही सवाल किया आपने। तो वो ऐसे होता है बेटा, ये है जगत और ये होता है गुरु। और ये व्यंजन संधि अकॉर्डिंग रूल नंबर फर्स्ट, जगत दनीश जगदीश। अरे ये घोष है, तो त किसमें बदलेगा? द में, जगत गुरु रामानंदाचार्य। तो त बजेगा जगत। आई बात समझ में? जगत गुरु। क्लियर हो गया? ये तो व्यंजन संधि का पहला नियम पढ़ा है ना मैंने, बस उस नियम के अकॉर्डिंग। बहुत अच्छा सवाल किया तूने, चलिए बहुत बढ़िया, शाबाश। तो वो जगत में आएगा। देखो अभी मैंने उत्तर बताइए, जयेंद्र मीना जगत, मतलब आप ये बताना चाह रहे हो वो हलंत लगाया नहीं है। तो मुझे बताइए आप ऐसा जगत क्यों लिख रहे हो? क्यों लिख रहे हो आप? ये क्यों नहीं लिख रहे हो? क्योंकि आपको पता है। बात समझ में आ गई आपको? जिस शब्द का हमें अंदाजा है तो हम वही लिखेंगे। अब मुझे बताइए, क्या आपको इसका पता था? नहीं था। जिसको नहीं पता गलत हुआ तो वो मृत ही लिखेगा। अब जब भी मृज कटिकम आएगा उसका संधि विच्छेद क्या करेगा? मृत करेगा। अच्छा, यावत जीवन में त लिखना है, त लिखना है, क्योंकि हम उस शब्द से परिचित हो चुके हैं। यावत आता है, तावत आता है, विपद आता है, बस यही सीखना है। इसमें ये दो चार शब्द, ये आवत है, विपद है, उद है, मृत है, जगत है, विद्युत है, दो तीन त और द वाले शब्द है। उपनिषद है, द उसमें आता है। बाकी इसमें दिमाग लगाना नहीं है। ठीक है, तो कब हम त लिखें कब द लिखें इस पर हमें ज्यादा जोर नहीं देना। शब्द में ऑटोमेटिक ये देखो, बहुत सी आगे नियम पढ़ाऊंगा अभी। ये जहां पर भी आएगा, ये सत आता, सत में त नहीं होगा, त होता, द नहीं होता। ये मैंने पढ़ा लिया। अगला देखो क्या आ रहा, पल्लव। ठीक है, अब यहां पत आएगा, पद नहीं लिखना है। पत का मतलब पत्ते, और लव का मतलब मैंने पहले पढ़ा लिया आपको, लव यानी छोटा। छोटे छोटे पत्तों को क्या कहते हो? पल्लव। पल्लव यानी कोपल। ठीक है, और उद्धृत, इसका संधि विच्छेद करेंगे, ये है उद। और ये लिखोगे ह में लिखोगे री, ऋषि वाला, ये वाला, ये री की मात्रा। उदन रित, उद्धृत ऊपर से लिया हुआ। ठीक है, भगवत लेन इज वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट, आरपीएससी में आया हुआ कुछ। अच्छा बताओ, अब ये तो सरल है, मुझे बताओ कि भगवत होता है या भगवत होता है? भगवत। हाँ, वो भगवत कब होगा? ये देखो यहां, वो अभी जगत गुरु लिखा ना, वैसे ये देखो भगवद गीता। अब यहां द आ रहा है, तो अरे ऐसे आपको संधि विच्छेद नहीं करना है कि हमने द देखा था तो भगवद प्लस लीन कर दोगे, नहीं। क्यों नहीं? अरे ये द संधि से बना है, और वो किससे बना है? भगवत धन गीता। क्यों? क्योंकि त के बाद घोष आए, त किसमें बदलेगा? द में। इसलिए बदला ये, यहां द दिख रहा है पर द वास्तव में नहीं है, संधि की वजह से बना। तो ये गलती करते हैं बच्चे, बाकी और कोई गलती की संभावना नहीं होगी। भगवत लीन, भगवत में लीन, भगवान में डूबा हुआ, भगवान में लीन। अगला देखिए, वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट, अगला शब्द क्या आ रहा है? उच्छिष्ट। देखो इसको, उच्छिष्ट का मतलब क्या, पहले ये जानिए। ये माध्यमिक शिक्षा बोर्ड में पूछा हुआ शब्द है। उच्छिष्ट कहते हैं जूठन को, एटवाड़ो होता ना, खाना खाते हैं जो बच जाता है उसको उच्छिष्ट कहा जाता है। और ठीक है, और ये आ जाएगा उद, और इधर आ जाएगा शिष्ट। शिष्ट का मतलब शालीन, जिसमें शिष्टाचार हो, कहते हैं ना, जिसमें शिष्टाचार है, जिसमें शालीनता है, जिसमें आचरण की सभ्यता है, वो शिष्ट व्यक्ति है। प्रतिनिधि मंडल, शिष्ट मंडल ऐसा कहते हैं ना। लेकिन जिसका शिष्ट मंडल में जिसका जो व्यवहार है वो सही नहीं, वो उच्छिष्ट बन जाएगा और उसको जूठन कहा जाता है। तो ये देखो, द बदलेगा च में और ये श बदलेगा छ में, इसलिए उच्छिष्ट शब्द बना। अब आप शिष्ट लिखोगे, मान लीजिए कोई ऐसा कहता है कि सर मैं शिष्ट लिखूं,
पर शिष्ट का मीनिंग क्या है? कुछ नहीं, शिष्ट शब्द है। अगला देखो उच्छ्वसन, ये कुछ ना, उद्दन श्वसन। अब तो आप सीख गए होंगे, मैंने उसी शब्द को इसका तोड़ करके दूसरा बना दिया, उद श्वसन। सच्चिदानंद, ये देखिए इसका संधि विच्छेद, ये है सत और ये है चित्त और ये है आनंद। ये है इसका सही एग्जैक्ट अकॉर्डिंग टू आरएस में विश्लेषण करते हैं सब, पूरा शल्य क्रिया करना। ये व्यंजन संधि का जो मैंने नियम पढ़ाया था, त के बाद च, तो ये बन गया सच्ची। व्यंजन संधि का पहला नियम जब मैंने पढ़ाया था कि त के बाद गोस ध्वनि, त बदलेगा द में, और ये बन गया सच्चिदानंद। हाँ, आपको परीक्षा में अगर ऐसा दे दिया जाए, सच्चित धन आनंद, और ये ऑप्शन में नहीं दे रखा है, तो ये राइट है। बताओ क्यों? क्योंकि त बदलेगा द में और आ की मात्रा लग गई तो सच्चिदानंद हो गया, तो कोई गलत नहीं है, वो भी सही माना जाएगा। ओके, विद्युत धन ज्योति, ये देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है। त के बाद जैसे उद धन ज्वल क्या बना था? उज्ज्वल, तो यहां आ जाएगा वी द यू, और त बदलेगा ज में, ये ज कैसा? आधा। फिर वापस ज्योति का ज कैसा आ रहा है? आधा, और ये आएगा विद्युत ज्योति। ये शब्द आपको संधि में नहीं पूछेंगे, शब्द शुद्धि में पूछेंगे, क्योंकि हमको पता है विद्युत शब्द होता है और ज्योति शब्द होता है, और वो पेपर सेटर ऐसे देगा कौन सा शब्द शब्द शुद्ध है? विद्युत ज्योति, विद्युत ज्योति। हमको पता है विद्युत ज्योति शब्द होता है, पर ये नहीं है, ये गलत है, ये सही है, विद्युत ज्योति। अगला देखो महत छत्र, कुछ नहीं करना, ये आ जाएगा महत। अब हमें पता होना चाहिए महद नहीं होता, महत होता। महत यानी बड़ा, और छत्र, छत्र यानी छाता, छतरी, छतरी, छाता, छतरी को कहते हैं। एक छतरी होती है सिंगल, जिसपे एक ही आदमी आता है, और एक छतरी ऐसी होती है जिसमें 3-4 लोग आ जाते हैं। कभी आप नागौर उधर जैसलमेर में गए होंगे, उस समय वो रेत के दौरों में गाय भैंसों के लिए छाया बनाई जाती है, वो ऐसा टापरा बनाया जाता है इस तरीके का, पता नहीं वो कैसे बनता है, बहुत बड़ी छतरी टाइप होता है, गोल गोल गुंबद टाइप होता है ऊपर। और आप ज्यादा नहीं जाओ तो बैंकॉक, मॉरिशस वगैरह, वो धूप में पड़े रहते ना, वो ऐसी छतरी बना करके, बहुत बड़े डोम टाइप। अरे गए नहीं, नहीं जाना आपने? अपने जाना नहीं है, अपने यही बैंकॉक मॉरिशस है अभी सोच। हाँ, बस बहुत बड़ी छाता, इसको सीधी भाषा में कहो तो क्या, बहुत बड़ी छाता को क्या कहते हैं? मैच छत्र। बस यही है इसका मीनिंग, ज्यादा इसमें उलझना नहीं। बहुत बड़ी छतरी को कहते हैं मैच। अगला क्या रहा? जगत प्लस जननी, जगत जननी, जग्गू, जगत जननी। अब यहां जननी में ज पूरा क्यों आएगा बताओ? क्योंकि ज कैसा है? पूरा, जगत जननी। सर तो आप तो बताते हैं सबसे ज्यादा जैसलमेर जोधपुर पे पास मिलेंगे आपको। अरे मेरे को नहीं पता, मैं जीके नहीं पढ़ाता हूँ, मैं तो बता रहा हूँ कि ऐसे होते होंगे, ठीक है। मैं बता रहा हूँ, कहीं बिंब बना रहा हूँ कि हाँ ऐसा कहीं होता है। सर फर्स्ट रॉन्ग हो गया, चलो कोई बात नहीं। अब कितने रॉन्ग हो गए वो तो मुझे कोई लेना देना नहीं है। मैंने तो ये उदाहरण दिए, इन सभी उदाहरणों को आप एक बार पुनः देख लेना कि देखिए इससे बाहर कोई प्रश्न नहीं है, और इनको आप अच्छी तरीके से समझना कौन सा शब्द किस तरीके का बना हुआ। चलिए, आपने देखा होगा आपकी बहुत सी को राइट भी होंगे, कुछ एक शब्द गलत भी होंगे गलत होंगे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अब अगर इनमें से कोई शब्द आ जाए तो आप उसको गलत नहीं करना है। 2-3 उस श्रृंखल का संधि विच्छेद क्या होगा? उद्दन श्रृंखल। मृच कटिका क्या होगा? मृत धन शक्ति, मिट्टी की बैलगाड़ी। ओके, शरद चंद्र इसका क्या? अरे मेरे भाई, शरद चंद्र, यह है शरद और यह है चंद्र, और यह बन जाता है शरद चंद्र, इस तरीके से। ओके, और ये ऑप्शन में नहीं मिलेगा तो निश्चित तौर पर आपको यही मिलेगा, शरद धन चंद्र, और क्या बन जाएगा? शरद चंद्र। कल पढ़ाया, याद करो, श्रीमद शरद चंद्र, कुछ याद आ रहा है? तो देखो अब यहां पर मुझे बताइए, ज्यादातर हम किसका प्रयोग करते हैं? शरद ऋतु का ही करते हैं, शरद का ही प्रयोग करते हैं। तो प्राथमिकता आपको किसको देनी है? शरद चंद्र, शरद चंद्र। लेकिन ये नहीं मिले, इसका मतलब
शरत भी शब्द होता है। देखना आप शब्दकोश में ये दोनों शब्द मिलेंगे आपको, वृहत और बृहद, ये दोनों शब्द मिलेंगे। परंतु ध्यान रखना त संधि रूप होता है, ये आरंभिक रूप है, और ये द संधि बनाता है। कैसे देखिए, ये द जो आया ना, ये संधि की वजह से आया है। ये आ जाएगा बृहत धन बहुत बड़ा आकाश। इसका मतलब बताइए, एग्जैक्ट शब्द संस्कृत में कौन होना चाहिए? बृहत। कौन होना चाहिए? शरत। ये राइट होना चाहिए, लेकिन ऑप्शन में ही नहीं है, तब तो फिर हम इसी को प्राथमिकता देंगे, क्योंकि हमारे पास जो ऑप्शन दिया गया है उसी को ही राइट मानेंगे। और मान लीजिए ये भी आ गया और ये भी आ गया, तब तो फिर आप इसी को ही राइट करना, क्योंकि पेपर सेटर जानता है कि इस बच्चे को इसके और इसके बारे में कंसेप्ट क्लियर है या नहीं। कैसे देखिए, कल पढ़ाया मैंने, एक होता है सत और एक होता है सद। जैसे ये आ गया परीक्षा में सद गति, तो आप मुझे बताओ इसका संधि विच्छेद त से करोगे द से करोगे? त से करेंगे। पहली प्राथमिकता हमारी त वाली, लेकिन ये उद के साथ नहीं। दुष्कर्म संहिता, अरे मेरा टेस्ट ले रहे हो का, ये समदन हिता, दुष्कर्म का ये दुअदन कर्म, ठीक है, विसर्ग संधि है, और बाकी ये दुष्धन कर्म होता है। इसको अभी पढ़ाएंगे, अभी टाइम है इसमें, अभी ये इसमें नहीं आ रहा। खैर ये है ही नहीं, ये तुम पढ़ा ही नहीं, कहां से सवाल कर रहे? खैर छोड़ो, अब ये बात हो गई हमारी, बस अब आप कॉपी बंद कर लीजिए, अब आपको लिखना नहीं। ओके, तो व्यंजन संधि के दो महत्वपूर्ण नियमों पर बात की अभी मैंने। नंबर एक, क च ट त के बाद अगर घोष ध्वनि आए अपने ही वर्ग के तीसरे में, और दूसरा ये महत्वपूर्ण नियम था। अब कुछ अल्टप्पू छोटे छोटे नियम है, हाँ बहुत रेयर केस में पूछे जाते हैं, पर उनका हमें ज्ञान होना जरूरी है। अब एक नियम बचा है बहुत बड़ा वाला, वो हम अगले टाइम जब हमको पूरी क्लास मिलेगी, शुरुआत जब होगी तब। हेलो सर, मेरे कमेंट्स नहीं दिखाई देते हैं क्या? अरे अहोरात्र, अरे अहन धन रात्रि। अब कोई सवाल मत करना, मैं किसी के भी सवाल का जवाब नहीं दूंगा, मेरा टेस्ट मत लो, ठीक है? तुम जो किताबें पढ़ रहे हो तुम्हारे हाथ में, वो 20 साल पहले मैंने कंप्लीट करके रख दी हुई है, ठीक है ना? और किस किताब में कौन सा शब्द कहाँ है सब पता है मेरे को, इसलिए ज्यादा सवाल मत करो अभी, क्योंकि इसका टाइम आने दो, मैं सभी सवालों का जवाब दे दूंगा आपको। मैं कभी, मेरे हाथ में कभी किताब देखी आप लोगों ने पढ़ाते हुए? चाहिए ही नहीं, मैं चलती फिरती खुद किताब हूँ, ठीक है? तो आप कोई अभी सवाल मत लो, क्योंकि मैं कमेंट नहीं पढ़ूंगा। आप कहोगे सर हमारे कमेंट नहीं पढ़ो, क्योंकि मुझे पढ़ाना भी अभी कमेंट करना। सर संभावना में अनुस्वार में नहीं लिखा सकते, चलो अब कोई सवाल मत करो, ठीक है? सर उनका मतलब ऑनलाइन वालों हाथों, मैं यार अरे याद से कर लेते हैं, अब सही है। हमें क्या वो पता नहीं था ना, ये पीछे हमेशा उधर क्लास पढ़ा था तो सामने रहती है स्लाइड। चलिए अब अपन बात कर लेते हैं। ओके, व्यंजन संधि के दो महत्वपूर्ण नियमों पर बात कर ली है ना। अब तीसरा नियम अभी नहीं पढ़ाऊंगा, लेकिन उससे पहले कुछ छोटे छोटे नियम है, उन पर हम बात कर लेते हैं। मैंने एक नियम पढ़ाया था, व्यंजन आगम, च का आगम, स का आगम, स का आगम। इसी तरीके से एक छोटा सा नियम है व्यंजन लोप। ये नियम शब्द शुद्धि के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण है, ठीक है? व्यंजन लोप। अब व्यंजन लोप जब तक मेरी बात खत्म नहीं होवे, अगले 15 से 20 मिनट आप मुझे ही सुनना, आप और है ना, कोई सवाल नहीं करें। ऑनलाइन वाले तो बिल्कुल करना मत, क्योंकि मैं आपके एक भी सवाल पढ़ का जवाब दूंगा भी नहीं, और न ही मैं उन सवालों के जवाब का उत्तरदायी हूं, क्योंकि अब मैं पढ़ा रहा हूं। इतनी देर सारा टेस्ट ले रहा था, दोनों बात हो रही थी। व्यंजन लोप, व्यंजन लोप का मतलब होता है व्यंजन का गायब हो जाना। और अगर कोई वर्ण अगर गायब होगा तो ध्वनि में तो परिवर्तन होगा ही, पहले है और बाद में गायब हो जाएगा। तो कौन से ऐसे शब्द हैं जहां जहां व्यंजन लोप होता है, वो कौन से वर्ण है? तो हमारे लिए व्यंजन लोप में ये 3 प्रकार की ध्वनियां हैं। एक है न, एक है र, और एक है स। यानी यूं कह सकते हो, न का लोप, र का लोप, स का लोप, तो ये हट जाएंगे। अब लोप कब हो सकता है? जब राइट हैंड साइड में
अंत में ये ध्वनि आपको मिलेगी। कैसे मिलेगी, एक एग्जांपल देके बता रहा हूं, फिर उसके बाद हम डिटेल सीख जाएंगे। जैसे एक शब्द है राजन, कभी आपने सुना होगा, संस्कृत में चलता है, हे राजन, राजन बोलते हैं। संस्कृत में एक उपसर्ग चलता है निर, ये र आ रहा है। और जैसे तेजस, अब आपको ये समझ में आ गई होगी। तो इसका मतलब ये हुआ, सीधी बात करें, वे सभी शब्द जिनके अंत में या तो न आता हो या र कुछ आता हो या फिर कौन आता हो, स, ये उन्हीं शब्दों के लिए नियम लागू हुआ है। अब इनमें से भी मैं इन दो को तो अभी पढ़ाऊंगा ही नहीं, क्योंकि इनके कंट्रोवर्सी वाला पार्ट है। तो अभी मैं थोड़ी देर बाद इस पर मैं बात करूंगा। मैं सिर्फ बात कर रहा हूं किसका, लोप, न लोप। अच्छे तरीके से याद करना, क्योंकि ये शब्द आपको संधि में नहीं पूछा जाएगा, ये सिर्फ और सिर्फ शब्द शुद्धि में पूछा जाएगा। क्यों पूछा जाएगा उसका कारण भी बताऊंगा, ठीक है। चलिए, मैं इस नियम को नहीं पढ़ा रहा हूं। इस नियम को पढ़ाने से पहले मैं कुछ शब्द लिख देता हूं। क्या लिखा है ये, पक्षीराज और स्वामी भक्त। देखिए, एक सामान्य जीवन में, व्यवहारिक जीवन में जब भी हम इन शब्द को देखते हैं, हमें लगता है ये शब्द शुद्ध है, और मैं कहता हूं जनरली ये लिखते हैं। ये आपका दुर्भाग्य है, मैं कह सकता हूं ये पहला ऐसा बैच है मेरा जिसको मैंने टेस्ट में ये शब्द नहीं दिए। जब भी मेरी पहली क्लास होती है, मैं 11 शब्द लिखवाता हूं, और उन 11 शब्दों में मेरे इस नियम को लेकर के काफी सारे शब्द होते हैं, लेकिन आपका मैंने वो टेस्ट नहीं लिया। खैर, अब बात करें ये गलती कहां होती है, क्यों हुई है। हमें पता है, हम अपने व्यवहारिक जीवन में पक्षी लिखते ही हैं, सबको पता पक्षी लिखते हैं, और काका जी का राज तो अपने है ही है, तो सीधा हमने लिख दिया पक्षी राज। इस शब्द में कहीं गलती की संभावना है भी नहीं, हमको ऐसा लग रहा है, परंतु ये शब्द अशुद्ध है। क्यों अशुद्ध है, इसके पीछे अभी ये नियम है। अगला देखिए, स्वामी, हम सभी जानते हैं, स्वामी विवेकानंद, स्वामी दयानंद सरस्वती, है ना। कितनी बार हमने स्वामी शब्द लिखा है, बिल्कुल लिखा है, और फिर हमने सीधा आव देखा ना ताव, सीधा क्या जोड़ दिया, भक्त, स्वामी भक्त। और मैं कहता हूं शब्द शुद्धि में आएगा कौन सा शब्द शुद्ध है, ये दोनों मिलेंगे कम भक्त, ठोको, है ना, पर गलत है। अब ये क्यों गलत है, इसके पीछे कारण हम बात करते हैं। न लोप, न लोप का मतलब है वे सभी शब्द जिसके अंत में न आता हो। जैसे देखिए, मैं शब्द लिख रहा हूं, ये पहला शब्द वहीं से शुरुआत करते हैं हम, यह है पक्षीन, यह है स्वामीन, और यह है राजन, ये युवन, ये आत्मन, ये योगिन, ये मंत्रिन, पक्षिन, मंत्रिन, युवन, आत्मन, सन्यासिन, ये वे शब्द है जिनके अंत में क्या आ रहा है, ना आ रहा है। सीधा सा नियम है, जब इन शब्दों के साथ संधि होती है तो इनके न का लोप हो जाता है, न गायब हो जाता है। अब देखिए, पक्षिन शब्द में जब भी राज जुड़ेगा, क्या जुड़ेगा, राज, कोई जरूरी नहीं है राज जुड़े, कोई भी शब्द जुड़ा होगा तो अपने मूल शब्द से वो संक्रिया करता है, संधि करता है। न का लोप, चलिए न हटा दो, अब यह मात्रा कैसी है, इसलिए ये बनेगा पक्षी राज। अब आप सोचिए, हम तो आज दिन तक पक्षी राज ऐसा समझ रहे थे क्योंकि पक्षी लिख रहे और पक्षी में हमने राज लगा दिया, पर यह गलत है। शुद्ध शब्द ये होगा पक्षीराज। अभी पूरी गहराई से बात बताऊंगा इसमें, इस नियम के बाद में कोई नियम पढ़ाने वाला नहीं, बाकी के हम कल इस पर बात करेंगे। यह स्वामिन, और इधर क्या आ रहा है, भक्त, तो न गायब हो जाएगा, तो ये बनेगा
स्वामी भक्त। अब आया आपको समझ में? स्वामी भक्त में मात्रा छोटी आती है। मैं आपको बताता हूं, गुजरात कभी जाओ तो स्वामी नारायण मंदिर देख करके आना। स्वामी नारायण मंदिर भी मत जाओ, लेकिन स्वामी नारायण शब्द को देखना। स्वामी नारायण में मी की मात्रा छोटी होती है, लेकिन अगर कोई ये बड़ी लिख देता है तो उसे संधि के इस नियम का ज्ञान नहीं है और वो शब्द अशुद्ध माना गया है, और अशुद्धि ही है। इसी प्रकार ये सबसे इंपॉर्टेंट है। इस पर तो मैंने गुण संधि में भी बात की, मैं गुण संधि से ही आऊंगा इस पर। यह राजन और ये ऋषि न का लोग, गुण संधि के उदाहरण को याद कर लेना। मैंने वहां पढ़ाया है, कण्वधन ऋषि, कण्व ऋषि, ग्रीष्मधन ऋतु, ग्रीष्म ऋतु। तब मैंने राजन धन ऋषि, राज ऋषि पढ़ाया और लिखाया न लोक। और ये बात कही थी मैं व्यंजन संधि पर इस पर विशद व्याख्या करूंगा, वो टाइम आ गया। ये न लोक, अब इसमें कौन है? अ, इधर कौन है? री। अ के बाद री क्या बनेगा? अर, और ये बन जाएगा राज ऋषि, राज ऋषि। अब इसमें क्या पूछा जा सकता है परीक्षा में, वो समझना। अगर परीक्षा में राज ऋषि पूछा गया है और ऑप्शन में राजा धन ऋषि लिखा हुआ है और राजन ऑप्शन में नहीं है, तो हम उसको प्राथमिकता देंगे अकॉर्डिंग टू गुण संधि, क्योंकि जो राजा है, जो ऋषि। लेकिन राजन धन ऋषि भी दे रखा है और राजा धन ऋषि दे रखा है, तब तो इसका मतलब आप सीधा उत्तर किसको करोगे? राजन धन। ये ही प्रामाणिक है, यही शुद्ध है, राजन धन ऋषि। हो सकता है आपको राज ऋषि में ये पूछ ले इसमें कितनी संधि है, कौन सी संधि है, तो इसमें व्यंजन लोप संधि भी है और गुण संधि भी है। लेकिन आपको पता, पहला परिणाम जो होता है वो संधि का नामकरण होता है। पहला परिणाम अर मिलता हमें, इसलिए राज ऋषि जब भी उदाहरण आप किताब में देखोगे वहां ये गुण संधि में ही मिलेगा और कोष्टक में लिखा रहेगा न लोप। तो मेरे ऑनलाइन जिनके हाथ में किताब होगी वो देख लेना, किताब में मुझे पता है, मैंने खूब पढ़ रखा है इसको। राजन ऋषि, राज ऋषि बनेगा। अगला देखिए, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये भी बहुत अच्छा शब्द है, यह है युवन। ये सबसे काम की बात है वो बता रहा हूं इसमें। युवन धन अवस्था, देखिए न का लोप, फिर और अ मिलके क्या बनाएगा? आ, और क्या बनेगा? युवावस्था। अब एक बात ध्यान रखनी है, वास्तव में युवन धन अवस्था संधि विच्छेद तो है सही, लेकिन परीक्षा में ये ऑप्शन में नहीं मिले तो युवा धन अवस्था मिले, उसे आप राइट करोगे। सेम वही फॉर्मूला जो राज ऋषि के साथ राजा धन ऋषि का हुआ है, लेकिन युवा धन अवस्था भी है और युवन धन अवस्था भी है, तो बताइए किसको प्राथमिकता दोगे? युवन को ही देना। अलंत वाला जब आता है तो उसी को ही राइट करना। हाँ, इसमें व्यंजन संधि भी है और दीर्घ संधि भी है, ये ध्यान रखना। लकीर का फकीर नहीं बनना है। युवन धन अवस्था ऑप्शन में नहीं मिले तो युवा धन अवस्था राइट करना। युवा अवस्था ही युवन अवस्था, युवन से युवा बना हुआ, ये ज्यादा सही है, लेकिन बाद में वो युवा बना हुआ। इसी प्रकार से देखिए, आत्मन धन विश्वास क्या बनेगा? और ये किसी ने ऑनलाइन में पढ़ा रहा था, तब मुझे किसी ने सवाल कर दिया, मैंने कहा समय से पहले जवान हो रहा है, ठीक है वो, ये मैंने कहा ये मैं नियम अलग से पढ़ाऊंगा, ये वो नहीं, वो किसने सवाल किया मुझे, बस आप सवाल करो ही मत, जब तक संधि पूरी नहीं हो तब तक कोई शब्द छोड़ूंगा नहीं। आत्मन धन विश्वास क्या बन गया? आत्मविश्वास। हमें यूं लगता है ये संयोग है, संयोग नहीं है, ये संधि है, आत्मन मूल शब्द। अगला देखिए, योगिन धन राज, ये शब्द तो लॉक कर लेना। अगर मैं पेपर सेटर हुआ तो मैं जरूर इस पर बात करूंगा। क्यों? क्योंकि इस शब्द पर देख करके मुझे खूब हंसी आती है। हंसी कब आई है? जब योगी आदित्यनाथ यूपी के पहली बार मुख्यमंत्री बने थे, तब मैंने एक आज तक पर लाइन पढ़ी, ब्रेकिंग न्यूज, न्यूज फ्लैश, कभी देखा आपने? वो आती है, कोई घटना तुरंत घटती है, ब्रेकिंग न्यूज, ब्रेकिंग न्यूज। एक बच्चा गड्ढे में गिर गया, कुएं में गिर गया, ऐसा कुछ आता लिखा हुआ नीचे वो बार बार। तो जैसे ये अनाउंसमेंट हो गया कि यूपी में मुख्यमंत्री कौन है? योगी। तो वहां एक डायलॉग लिखा था कि यूपी में अब योगी राज, यूपी में अब योगी राज। जैसे अभी भजन लाल जी का राज चल रहा है, गहलोत राज चल रहा है, वैसे यूपी में किसका राज? योगी राज। तो वहां उन्होंने मुझसे पूछा नहीं,
और बिना पूछे लिख दिया योगीराज। अब आप सोचिए, मैं बता रहा हूं, मैं सबसे ज्यादा पोस्टमार्टम करता हूं अखबार और पत्र पत्रिकाओं में। जब भी कोई शब्द देखता हूं, मैं राजस्थान पत्रिका के तो आधे शब्द सुधरवा दिए मैंने, अब तो कम ठीक जा रहे हैं कि चलो उनमें कई बार वो सोचता है मैं आप लोगों को भी बताऊं, देखो ये शब्द ऐसा था, पहले ऐसे लिखा जाता था, अब ऐसे लिखा जा रहा है, क्योंकि बार बार टोकने पर अब वो सुधार करने लगे। पता कि मास स्केल पर वो शब्द जाता है, लोगों के मस्तिष्क में, उसके दिमाग में वो घर कर लेता है। अब आप सोचिए, आज तक वाले जितने लोग टीवी देख रहे होंगे, लोग देख रहे होंगे, वो योगीराज तो ऐसे ही उनके दिमाग में आ रहा होगा, और ये योगीराज उनके मस्तिष्क में शुद्ध मान लिया जाएगा, और फिर परीक्षा में कभी आ गया तो उसको हम शुद्ध मान लेंगे। बस यही गलतियां होती है। हमारे आसपास जो प्रिंट मीडिया है, जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, वहां शब्द हमारे सामने कैसे हमको सर्व किया जा रहा है, वो शब्द शुद्ध है या नहीं, इसकी प्रामाणिकता कौन बताए? एक विषय विशेषज्ञ की बता सकता है। तो क्या सभी विषय विशेषज्ञ क्या? नहीं है। मैं तो जानता हूं, मैं हिंदी पढ़ा रहा हूं, लेकिन सभी हिंदी थोड़ी पढ़ाने वाले हैं, तो इसलिए वो शुद्ध मान लेते हैं, फिर वो शब्द वो खुद प्रयोग करने लगते हैं, और फिर वो बहस करने लगते हैं, नहीं ये सही होता है, ये नहीं है, योगीराज शब्द नहीं है। अब बात ज्यादा दूर की नहीं है, आप अभी भी चल रहा है ये मार्केट में, कहां चल रहा है वो बता रहा हूं। आपने शांति आंवला तेल कभी नाम सुना होगा, कभी डाबर आंवला तेल नाम सुना होगा, कभी हेयर एंड केयर नाम सुना होगा, कभी ठंडा ठंडा कूल कूल नवरत्न तेल वगैरह, हाँ ना। मैं भी तेल कंपनी का प्रचार नहीं कर रहा हूं, मैं बता रहा हूं, दुकान पे जाना, किराने की दुकान पे, और उसको ये कहना भाई साहब एक योगीराज हेयर ऑयल देना, खरीदना नहीं है, उस बोतल को देखना, उस कमबख्त ने ये लिखा योगीराज हेयर ऑयल। अब आप सोचिए, हर घर में वो शीशी जहां जहां योगीराज की जा रही होगी, उसको योगीराज वही शब्द दिखेगा। घर में छोटा बच्चा भी होगा, वो भी योगीराज, कहीं हिंदी पढ़ रहा होगा तो वो भी यही देखेगा। इसलिए गलत चीजें जब चली जाती है लिखी हुई, तो हमारे मस्तिष्क में घर कर लेती है, तो ये बहुत अच्छी बात नहीं है। और ऐसे मैं कई बार जाता हूँ, देखता हूँ, तो मैं तुरंत गोला लगा देता हूँ, मैंने कहा गलत। अब आप लोग कहीं शुद्ध वो दिखे तो आप भी गोले लगाना। सबसे ज्यादा मेडिकल दुकान वालों ने एक शब्द की 12 बाजार रखी है, दवाइयां। आप देखना, एक भी मेडिकल वाला नहीं है जो दवाइयां शुद्ध लिखता। एक्सपेरिमेंट करना कभी बाहर जाओ तो सब जगह गलत लिखा रहता है, तो इसके जिम्मेदार कौन है बताइए? नहीं, हम जानकर भी अनजान बन रहे हैं, हम टोक तो सकते हैं नहीं। माथा फोड़ी, हाँ, अरे माथा फोड़ी, अरे माथा फोड़ी कर दो, दवाई तो वैसे लगा देगा। ओके, कोई बात नहीं, मैं दिख नहीं रहा हूं, वापस दिख गया, ठीक है, चलिए, योगीराज सही हो गया। इसी प्रकार से देखिए, यह है मंत्रिन, और इधर क्या आ रहा है, गण, और क्या बनेगा, मंत्रीगण। मैं देखिए, मैं शब्द लिख रहा था, मैं शब्द लिख रहा था, तो बीच में से पीछे से आवाज आ रही, सर एक ही शब्द 2 बार आ गया। अरे 2 बार नहीं आया, पढ़ाते पढ़ाते मुझे इतने साल हो गए, उदाहरण 2 ला रहा हूं, इसलिए लिखा। हाँ, ये परिषद, अभी तुमको टाइम, मुझे समझने में टाइम लगेगा। मंत्री धन परिषद, और ये बनेगा मंत्री परिषद, ये मंत्री परिषद ऐसे बनेगा, मंत्री परिषद। इसी प्रकार से देखिए, युवन धन राज, युवराज बनेगा, न का लोप हो जाएगा। आत्मन धन हंता, आत्महंता या आत्महत्या, ठीक है, जो अपने आप शरीर का नाश कर लेता है स्वयं का, वो क्या कहलाता है, आत्महंता, ठीक है। सन्यासीन धन वर्ग, और ये बनेगा सन्यासी और वर्ग। लेकिन आप देखना, सन्यासी में सी की मात्रा सदैव बड़ी लिखते हैं। अब जो चीज सीखनी है वो देखो फटाफट, क्योंकि अपने पास समय का अभाव है। मैं कुछ शब्द लिख रहा हूं, देखो, यह है पक्षी, यह है मंत्री, और यह है स्वामी। नहीं पड़ेगी, बहुत बड़े पीछे, इसको कुछ नहीं होता, मैं खूब पढ़ा रहा हूँ, ठीक है ना, टेंशन मतलब। मैं क्या थोड़ा स्प्रेस दबा के लिखता हूँ इसको, पक्षी मंत्री स्वामी। आपने इन सभी शब्दों में क्या चीज देखी है, मात्रा बड़ी है, बड़ी है ना, ठीक है ना। जब इन शब्दों को अन्य शब्दों की जरूरत पड़ी, तब अन्य शब्द, पता है जिंदगी में जब हम कभी किसी से मांगते हैं ना, तो 2 तरीके होते हैं, एक होती विनम्रता और एक होता बाहुबल। अगर आप में ताकत है, पराक्रम है, शौर्य है, बाहुबल है, तो ठोक बजा करके ले लोगे। लेकिन आप में वो चीज नहीं है और विनम्रता है,
तब आप पोलाइटली उससे कहोगे यार मुझे इसकी चीज की जरूरत है। दो ही तरीकों से आप ले सकते हो, तीसरा हमारे पास कोई विकल्प नहीं है। ठीक है, तो ये पक्षी मंत्री स्वामी जो सब है ना, ये थोड़े हैकड़ी में थे। बोला कि तू मेरे पास आ जा, मुझे तेरी जरूरत है। तो अगले शब्द ने पक्षी के साथ या मंत्री के साथ स्वामी के साथ आने से मना कर दिया। बोले कि जिंदगी में कभी कुछ चीज चाहिए तो विनम्र बनो, पोलाइट बनो। बोले क्या करना है? बोले कि आपने हम आएंगे तो आपके पहले एक किसी परिवार के सदस्य को अपने जगह से हटाओ, फिर हम बैठेंगे। उन्होंने कहा कोई बात नहीं, आ जाओ। तो उसने कहा कि मेरे परिवार का एक सदस्य है पक्षिन में ये न, ठीक है। और राज को कहा कि तू मेरे पास था। तो राज ने कहा कि ऐसे तुम अगर हैकड़ी करोगे तो नहीं आऊंगा, मेरे लिए जगह करो। उसने न को खटाया और सीधा क्या आ गया? पक्षीराज। क्या आ गया? पक्षीराज। इसी तरीके से मंत्री परिषद, मंत्रीगण, स्वामी भक्त शब्द बन गए, मात्रा छोटी हो गई। फिर एक दिन इन्होंने मीटिंग की, इन शब्दों ने आपस में, यार कब तक हम अपना खोया हुआ अस्तित्व, खोया हुआ अस्तित्व का मतलब ये अस्तित्व इनका तो अभी अभी यही चलता, मंत्री सिंगल, स्वामी ऐसे चलता, कब तक हम झुकते रहेंगे? नहीं, ऐसा नहीं करेंगे। इन कमबख्तों को जब अपनी जरूरत पड़ेगी ना, तब हम अपना खोया हुआ स्वाभिमान वापस लेंगे, तभी इनके साथ जुड़ेंगे। प्रस्ताव पारित हो गया। ओके, हाँ बिल्कुल। और एक बार प्रधान नाम के शब्द को मंत्री की जरूरत पड़ी, तब मंत्री ने कहा मैं तो आऊंगा लेकिन मात्रा बड़ी रखूंगा। इसी प्रकार गृह नाम के शब्द को जरूरत पड़ी, गृह स्वामी। अब आप समझे क्या कि जब व्यक्ति को जरूरत होती है तो उसको झुकना पड़ता है, ठीक है ना। और इनको जरूरत थी, इनको अपना खोया हुआ स्वाभिमान मिला। इस कहानी को हम आगे कैरी करेंगे अपने अगले एपिसोड में कल। जानने के लिए देखिए वो रोचक बात, ऐसी क्या वजह थी, उस मीटिंग में कौन था जिसने ये बात कही, कल बात करेंगे, कल लिखाएंगे। कल लिखाऊं, सुनो, कल आते बस ये लिखवाना है, बस इतना, वो पीपीटी डालना, सेव करना। यार इनके ठीक है लेफ्ट राइट। अरे यार